नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में आप सिर्फ जानते हैं कि किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। मीडिया में और भी किसी भी प्रकार की वो खबरें नहीं है जो आपसे जुड़ी हुई है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोडासा जिले के अरावली पहुंचे हैं। यहाँ वे सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 यूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को हराने का रास्ता गुजरात से होकर जाता है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और भाजपा को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की शुरुआत गुजरात में ही हुई थी। आपने हमें हमारे महानतम नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन हम गुजरात में लंबे समय से हतोत्साहित थे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी में बदलाव लाने का फैसला किया है। अब जिला स्तर के नेताओं को भी मजबूत किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकार के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकार के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए प्रोफाइल के अनुसार जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज 2 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के अनुसार कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार यानी कल 2 बजे सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद राज्य के इमामों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वह हर धर्म का एक ही तरह से सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को लेकर झूठी खबरें फैलाई जाती है। अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां पर हिंसा हुई वह कांग्रेस की सीट है। हमारे कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ, टीएमसी के दफ्तर पर भी हमला किया गया। एक समय तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बाहर से आए लोगों ने गड़बड़ की। बीजेपी कहती है कि हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरह का दंगा हुआ वो एक योजना के तहत की गई घटना है। दंगे की सुनियोजित साजिश हुई है। आज इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी पर हमला करते उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की नहीं, भारत का संविधान है। सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी का प्लान है कि बाहर से गुंडे लाकर हिंसा करने का। उनका प्लान पहले था रामनवमी के दिन करने का। आप लोगों को सैल्यूट है, आप नहीं होने दिया। समाज में कुछ गद्दार होते हैं जो रुपए लेकर उसी डाल को काटते हैं जिस पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटूर नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने
टिप्पणी करते हुए कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। यह याचिका पूर्व नगर सेविका वर्षा ताई संजय बागड़े ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर परिषद का कार्य केवल मराठी में ही हो सकता है और उर्दू का उपयोग बोर्ड पर भी नहीं होना चाहिए। पहले यह याचिका नगर परिषद और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अंत में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है और समाज की सभ्यतागत यात्रा का मापदंड होती है। कोर्ट ने कहा कि उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बढ़िया मिसाल है और इसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में आज पार्टी ने देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। हरियाणा लैंड स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर से वह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईडी की पूछताछ में शामिल होने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं हूं, ऐसे हमलों से हम और मजबूत होते हैं। साथ ही वाड्रा ने कहा कि जो आज मैं झेल रहा हूँ ये उनको भी झेलना होगा। मैं ईडी के हर सवाल का जवाब दूंगा। हम वो लोग हैं जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं। ये तो सिर्फ समय की बात है, ये जरूर बदलेगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते, हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे राहुल गांधी को संसद में रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए। हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। बता दें कि हरियाणा लैंड स्कीम मामले में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा आज लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे। आज उनके साथ पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। अमेरिका में, जी हां, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस प्रेस पूल से राइटर्स, ब्लूमबर्ग और एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी को बाहर करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने 15 अप्रैल को कहा कि न्यूज एजेंसी को प्रेस पूल में अब स्थायी जगह नहीं मिलेगी। प्रेस पूल एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें करीब 10 मीडिया संस्थान होते हैं। इसमें कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर शामिल होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति की हर छोटी बड़ी गतिविधियों को कवर करते हैं और बाकी पत्रकारों को जानकारी देते हैं। व्हाइट हाउस प्रेस पूल की शुरुआत 1950 के दशक में राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के समय हुई थी। दरअसल राष्ट्रपति को कवर करने के लिए पत्रकारों की भीड़ बढ़ने लगी। इससे निपटने के लिए पत्रकारों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया। इसे प्रेस पूल नाम दिया गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।